हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग जो आपका क्लास 10th का जो 3 मार्च को जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करेंगे। और ये मैं दावा दे सकता हूं, जो मैं आज कराऊंगा इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेगा। 110%, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो कि मैं आपको बताऊंगा भी जो कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो 100% आएगा। सो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर सब्जेक्टिव भी करेंगे। टेंशन मतलब दोनों टाइप के प्रश्न कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, एक ऐसी श्रेणी जिसके पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। याद रखना मेरी बात। एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे 2, 4, 6, 8। देख सकते हो इन 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 4 और 6 के बीच में भी 2 का अंतर है। 6 और 8 के बीच में भी 2 का अंतर है। और ये जो 2 का अंतर है इसी को सार्वअंतर बोलते हैं। और चूंकि अंतर समान है, सार्वअंतर समान है, इसीलिए ये एक एपी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कि किसी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर हो सकता है। तो याद रखना, किसी भी समांतर किसी भी एपी का जो सार्व अंतर होता है वो आपका धनात्मक भी हो सकता है, 1, 2, 5, 6, 99, 100, 1000 भी हो सकता है। ऋणात्मक भी हो सकता है, -1, -2, -3, 1/2, -1/2, -4/3, या फिर प्लस का बटे में जैसे कि 3/4, 5/5, या कुछ भी हो सकता है। सतत शून्य भी हो सकता है। जी हाँ, बोलोगे सर कैसे? देखो जैसे 2, 2, 2, 2, अगर ये में लिखो तो ये भी आपका एक एपी है, क्योंकि इनके बीच का सार्वंतर समान है। 0 है पर समान तो है ना। ठीक, तो यानी कि शून्य हो सकता है, ऋणात्मक, धनात्मक सब हो सकता है। इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। निम्न में कौन समांतर श्रेणी है बताना है। तो बताओ किसके बीच का जो गैप है वो समान है। तो बहुत बच्चे ये वाला मार देते हैं, ठीक दिख रहा है, ए का स्क्वायर, ए का क्यू, फिर ए का 4। ये बेसिकली समांतर श्रेणी एक अलग प्रकार का श्रेणी है, जो कि आप लोग आगे चल के पढ़ोगे। इसके बारे में भी ध्यान नहीं देना। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। परंतु देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं पहला वाला का भी देखो तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि देख लो 2 से 4, 2 का डिफरेंस, 4 से 8, 4 का डिफरेंस है। तो 2 और 4 अलग अलग सार्वंतर है, सार्वंतर समान हो जाए तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं होगा। और ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, जाहिर सी बात है। बचा 3 नंबर का, तो यही समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो इसको आप लोग चाहो तो चेक करके देख सकते हो। अच्छा, कैसे चेक करोगे देख लेना। आप लोग को इसके बीच का अगर गैप निकालना है तो इस 1/2 में क्या करना, 3/2 को घटा देना, तो आपका गैप निकल जाएगा। बाद वाले में पहले वाला घटाना, तभी आपका निकलेगा। ठीक है, अगर इन दोनों का बीच का गैप निकालना है तो इस बाद वाले में -1/2 में 1/2 घटा देना, आंसर आ जाएगा। जो सार्वंतर आएगा निकल जाएगा। उसी प्रकार से फिर ये वाला निकाल लेना, इसमें से इसको घटा कर तो इसका गैप निकल जाएगा। तो इसका जो गैप निकला, इसका जो गैप निकला और इसका जो गैप निकला, देखना अगर समान है तो यही आपका एपी हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना, जब भी एपी चेक करो तो जितने भी पद दिए हो लगभग सभी का आप लोग क्या करना, समांतर माने सार्वंतर निकाल कर चेक कर लेना। नहीं तो हो सकता है कि स्टार्टिंग से 2 को ठीक सेम आया पर लास्ट वाला सेम नहीं आया, तो और आप लोगों ने चेक ही नहीं किया, तो इसीलिए इसको करना, सभी चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी बता इनमें से कौन सा है। तो देखो -2 +2 फिर -2 +2, ये तो नहीं है बाबू। ठीक है, पर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो 1 नंबर वाला है यही वाला समांतर श्रेणी हो जाएगी। क्योंकि देख लो 3 से आप लोग 1 के पास जा रहे हो, 2 घट रहे हो। फिर 2 से 1 से -1 जा रहे हो, यहाँ भी आप लोग 2 घट रहे हो। क्योंकि देख लो 1 के बाद 1 के पीछे 0 आता है, उसके पीछे -1 आता है, 2 घट रहा है ना। उसी प्रकार से -1 से -3 के बीच में भी 2 का डिफरेंस, यानी कि यही समांतर श्रेणी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी 3, 1, -1, -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार अंतर लिखे। इस टाइप का एक प्रश्न आता है। सार अंतर लिखने को बोलेगा, या तो फिर आपके पास प्रथम पद निकालने को बोलेगा, या फिर दोनों ही दे देगा। तो देखो पहला पद वही होता है जो एपी में सबसे पहले दिख रहा है, जैसे कि 3 दिख रहा है, तो यही आपका पहला पद हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 नंबर का भी प्रश्न सेम है। आपको ए निकालना, डी निकालना, तो इसका भी जो पहले दिख रहा है आपको इस एपी में 3/2, यही इसका ए हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लो, इस 7 नंबर के प्रश्न में 3 यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है और 2 नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है 3 और 4 तो होगा नहीं, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो देखो अब हमको थोड़ा सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकालता है a2 - a1 करने से, यानी a2 यानी कि बाद वाला पद में पहले वाले पद को घटाने से। तो बाद वाला पद क्या है, 1 मान लेते हैं।
और यहाँ पे पहला वाला पद क्या है 3, तो 1 में अगर 3 गया तो -2 ना बचेगा। तो यहाँ देख सकते हो फाइनली जो आंसर आ गया ये 2 नंबर का आ गया 3 और -2। उसी प्रकार से इसका आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिएगा, पर इसका आंसर आई थिंक कि आपके पास 3 होना चाहिए, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं सार अंतर डी हो तो एन पदों का योगफल क्या होगा। अरे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ दिया है, n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का डी, यही होता है जो कि 3 नंबर में दिख रहा है। सेम और एक फॉर्मूला होता है जब आपका पास प्रथम पद ए और अंतिम पद आपका एपी का दिया हो, साथ ही साथ आपके पास n पदों का योग ज्ञात करना हो तब, यानी कि आपके पास ए एन पता हो और आपके पास पहला पद दिया हो, तब आप लोग क्या करोगे, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना n/2 इंटू का a प्लस ए एन, बस यही होगा, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अंतिम पद दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, और अंतिम पद नहीं दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, तो योग निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं अंतिम पद एल हो तो वही सेम 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 क्वेश्चन है। अगर अंतिम पद को अगर आप लोग ए एन से लिखोगे तब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और अंतिम पद को अगर आप लोग एल से रिप्लेस करोगे तो बस इस ए एन के जगह पे एल आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बस यही सही है, यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम एन धनात्मक पूर्णांक का योग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एन इंटू का n+1/2, जैसे कि लिख देगा कि बताओ प्रथम 7 धन पूर्णांक का योग बताओ, तो क्या करना, बस n का वैल्यू 7 रख देना और पुट कर देना, आपको निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लीजिएगा। ये प्रश्न 110% आएगा। लेकिन कि y बराबर में px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्य ज्ञात कीजिए। देखो px x की बात चल रही है ना, तो देखो x एक्सिस में कितने जगह पर ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ दिख रहा है, ये कितनी जगह पे काटा है, x एक्सिस को देखना, y से कोई मतलब नहीं है। तो देख सकते हो इसको x एक्सिस को इस ग्राफ ने टोटल 3 जगह में काटा है। कहाँ कहाँ काटा है, एक यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे काटा है और यहाँ पे काटा, 3 जगह काटा है, तो इसकी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल था ना। इस टाइप का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग लगभग हर एक साल आता है। सेम पी एक्स आपको शून्य निकालना, तो देखो एक्स में यहाँ पे कटा है, यहाँ पे कटा है, यहाँ पे कटा है, यहाँ पे 4 जगह पे कटा है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 4 शून्य हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, पी एक्स फिर से पी एक्स में कितनी, फिर से शून्य पूछा है। देख सकते हो ये जो ग्राफ है ये सीधा एक्सिस को कहीं पर काटा ही नहीं, यानी कि इसका शून्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या होती है, देखो किसी भी द्विघात समीकरण की अधिकतम संख्या कितनी होती है, देखो द्विघाती समीकरण बोला है ना, तो द्विघाती समीकरण के याद रखना अधिकतम शून्य को 2 निकलेंगे, त्रिघाती समीकरण बोलेगा तो 3 निकलेंगे, रेखिक समीकरण बोलेगा तो 1 निकलेगा, ठीक है। जितना समीकरण बोलेगा उतना ही निकलता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण आपके पास यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा। सीधा सीधा याद रखना, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यों का जो योगफल होता है उसका फॉर्मूला होता है -b/a, तो यही वाला सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको शून्यों का गुणनफल पूछ ले, अल्फा इंटू बीटा पूछ ले, तो होता है c/a, शून्यों का योग -b/a और गुणनफल c/a, दोनों का नीचे में a होता है, बस शून्यों का जो योगफल होता है उसमें माइनस लगाना है और b लगाना है ऊपर में, और गुणनफल में माइनस नहीं लगता है, सिर्फ c लगता है। आप क्वेश्चन बताओ, देख लो यहाँ पे आपके पास एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अब आपको b का मान चाहिए और a का मान चाहिए। देख सकते हो समीकरण, कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है, और जो b होता है ये बेसिकली x का कोफिशिएंट होता है, और यहाँ देख सकते हो x का कोफिशिएंट कितना है, -3, यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, और यहाँ पहले से फॉर्मूला में माइनस मौजूद है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इनके ऊपर में 3 लिखाएगा, प्लस का 3, ठीक है। बाय में फॉर्मूला में क्या होता है, ए होता है, ए कहाँ होता है, x² के आगे जो हो लगा होता है वो आपका ए होता है। यहाँ देख सकते हो x² का कुछ नहीं मैंने 1 है, यानी कि ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि 3/1, 3 आंसर आ गया आपका शून्यों का योगफल। इसी क्वेश्चन का अगर मान लो शून्यों का गुणनफल अगर पूछ देता, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा निकालने को बोलता, तो अल्फा इंटू बीटा निकालने को बोलता, तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं c/a। तो देख सकते हो c जो होता है वो अकेला होता है जो कि 5 है, बाय में a तो देखा हम लोगों ने भी 1 है, तो उसका सही आंसर 5 हो जाता, तब आपका 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाता, पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात एक आपके पास समीकरण यहाँ पे बोलो जो भी है आपके पास दिया हुआ है, इसका शून्य का आपके पास -2 है तो k का मान होगा, देखो इस टाइप का प्रश्न आता है, ठीक है। तो देखो शून्य का मतलब क्या होता है कि इसका अगर आप लोग समीकरण में वैल्यू पुट करते हो तो उसका टोटल का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो यानी कि यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है 3x² प्लस का 4x
प्लस 2 के बराबर में ये 0 होगा जब हम लोग k का मान क्या रखेंगे -2 रखेंगे। तो k का मान बोल रहा हूँ, x का मान -2 रखेंगे। तो बस रख दो यहाँ, x का मान -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ -2 का भी स्क्वायर 4 ही हो जाएगा। तो 4 हो गया, इधर 3 हो गया, 4 3 12 हो गया। ये प्लस का देखो यहाँ पे 4 गुना x तो -2 है, और यहाँ पे 4 4 दूना 8, लेकिन यहाँ पे -8 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -8, ठीक है, 4 दूना 8, ठीक है। उसी प्रकार से देख लो यहाँ पे प्लस का 2 के बराबर में 0 हो जाएगा। भाई साहब ये x का वैल्यू पुट करेंगे, और अगर 0 आ रहा है वही तो उसका शून्यक होता है ना, तो यानी कि यहाँ पे शून्यक का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर जरूर होगा। अब यहाँ से k निकल जाएगा, देख लो अगर 12 में 8 गया तो बबुआ सबको पता है 4 बचेगा, यानी कि सीधा सीधी 4 प्लस का 2 के बराबर में 0 हो गया। अब 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 के बराबर में -4। अब 2 इधर कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि k का मान निकल कर आ गया -2, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 2 में चमक रहा है। उसी प्रकार से आप लोग अब इस k का मान निकाल के दिखाओ इस समीकरण में। बस x का मान 3 पुट कर दीजिएगा और उसको 0 के बराबर कर दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस का x प्लस k इक्वल टू 0 कीजिएगा। इस बस x का मान 3 पुट कर दीजिएगा, k का मान निकल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ये प्रश्न 110% आएगा, कहीं लिख लो, ठीक है। हो सकता है कि सेम ये प्रश्न ना दे, क्योंकि मैथमेटिक्स है बाबू। मैथमेटिक्स का मतलब यही होता है कि आपके पास क्वेश्चन तो देखा जाए तो आपके पास सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, पर नंबर चेंज कर सकता है। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लंबा करके बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। लिख लीजिएगा द्विघाती समीकरण का ऐसे लिखना कि द्विघाती सूत्र से द्विघाती समीकरण का मूल निकालना बाय प्रीतम एकॉर्ड में, ऐसे लिख देना, मेरा वीडियो आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न देख सकते हो कितना लंबा चौड़ा सालों में आया हुआ है, 11 में, 13 में, 25 में, 27 में, 23 में आया हुआ है। अब बहुत बच्चे बोले सर वीडियो लंबा हो रहा है, तो बाबू मैथ है, इससे छोटा मैं नहीं कर सकता, तो जिनको भी लंबा लग रहा है वीडियो थोड़ा लंबा करके देख लो, मतलब स्पीड करके देख लो, ठीक है। तो देखो आपको इस प्रकार से एक द्विघात समीकरण देगा, उसका आपको सबसे पहले विविध कर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको डी से दिखाते हैं, ये निकालने को बोलेगा। फिर आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने को बोलेगा कि वास्तविक मूल है कि काल्पनिक है, ठीक है। साथ ही साथ समान मूल है कि समान नहीं है बताना है। साथ ही साथ आपको ये निकालना है कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल भी ज्ञात करना है। तो चलो आपके पास देख सकते हो द्विघाती समीकरण यहाँ दिया हुआ है, इसमें हम लोग सबसे पहले ए बी सी निकाल लेंगे। ए तो देख सकते हो x² का कोफिशिएंट होता है जो कि 3 हुआ है। बी देख सकते हो, बी का वैल्यू यहाँ x के आगे लगा होता है जो कि -5 है। सी का वैल्यू तो 2 है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले विविध कर निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो डी बराबर मैंने वही डिस्क्रिमिनेंट विविध कर बराबर में एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो बस b 4ac का फॉर्मूला पुट करो, बस b का वैल्यू आपके पास -5 है, तो यहाँ -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू का ac, a का मान 3 है और c का मान 2 है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो चूंकि 1 जो है, याद रखना विविध कर का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए, जैसे कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो वो जो होगा वो हमेशा उसका जो मूल निकलेगा वास्तविक निकलेगा और असमान निकलेगा, ठीक है। यानी एक 4 निकलेगा तो हो सकता है 6 निकल जाए, एक 10 निकला तो हो सकता है 99 निकल जाए, एक अगर 4 निकला तो हो सकता है एक √2/3 निकल जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दोनों अलग अलग निकलेगा और वास्तविक निकलेगा। लेकिन अगर वो अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो मूल तो वास्तविक निकलेगा लेकिन सब समान निकलेगा। यानी कि अगर एगो x निकला है तो दूसरा भी x ही निकलेगा, एगो अगर 7 निकला तो दूसरा भी 7 ही निकलेगा। लेकिन अगर इन केस d का मान अगर छोटा हो जाए 0 से, जैसे माइनस में आ जाए, -2, -3, -99, -1/2, तो समझ लो कि उसका जो मूल होगा वो काल्पनिक होगा, और जैसे मूल काल्पनिक निकल जाए आगे इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर आपको काल्पनिक वाला दे दे जिसमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, तो सीधे लिख दीजिए ना कि चूंकि ये वास्तविक इसका मूल नहीं है, बस इसीलिए इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, जैसे लिख देना, या फिर देना कि चूंकि डी का मान 0 से छोटा है इसलिए इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, बस छोड़ देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। और ये आएगा तो बड़ा नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा, ठीक है। चलिए तो देख सकते हो यहाँ डी का वैल्यू 0 से बड़ा है इसलिए मूल समान होंगे, असमान होंगे, साथ ही साथ वास्तविक होंगे, ठीक है। चलो आप द्विघात सूत्र लगाते हैं जो कि क्या होता है, b + √d बराबर में 2a। d के जगह पे √का b² - 4ac भी लिख सकते हो, ठीक है। एक्चुअली यहाँ विविध कर लिखा जाता है, तो आप लोग ऊपर में विविध कर निकाल चुके, इसलिए आप लोग डायरेक्टली d लिख सकते हो, ठीक है। तो यह b का वैल्यू -5 है, पहले से फॉर्मूला माइनस मौजूद है तो ध्यान देना है, और प्लस माइनस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ मिस्टेक किया हुआ है क्वेश्चन में,
ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में देख सकते हो जो डी निकला था आपका, वहाँ पे देख सकते हो 4 3 12 12 24, यानी कि ये आपका एक निकला, ये आपका एक निकला था, लेकिन यहाँ पे रूट 9 लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो ये गलती किया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, प्रिंट मिस्टेक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रूट 1 लिख देना है, क्योंकि डी का वैल्यू तो 1 निकला था हमारा। ठीक है, अब देखो जब रूट 1 बोलो या 1 बोलो बात बराबर है, तो इसका क्या निकल जाएगा आपके पास, ये माइनस माइनस ये +5 हो गया, तो हो गया +5, और ये बीच का प्लस माइनस, और यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो 1 निकलेगा आपके पास, ये क्या आपके पास 5 +-1/6। तो ठीक है, तो एक बार हम लोग प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे, यानी कि एक बार लेंगे 5 प्लस का 1/6 और एक बार लेंगे 5 माइनस 1/6। तो 5 में 1 गया, सॉरी 5 में 1 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, 6/6 कट के 1 आ जाएगा, तो एक मूल तो आपका 1 निकल गया। दूसरा चलो इससे निकलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो 5 में अगर 1 गया तो 4 बचा, 4/6 यानी कि 2 दूना 4, 2 3 2/3 निकल गया, यानी एक मूल 1 निकला, दूसरा मूल आपका 2/3 निकल गया, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, बाकी ध्यान दीजिएगा। बाकी इस प्रकार से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था। बस द्विघात सूत्र याद रखिएगा, जो क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर में d बटा में 2a। ठीक है, यहाँ पे 2a करना है, यानी कि 2 को a के साथ गुना करना है, ऊपर में बस वैल्यू पुट कर देना है। एक बार प्लस माइनस यहाँ पे लिखा है, एक बार प्लस का लेना है, एक बार माइनस का नहीं लेना है। जब प्लस लेके सॉल्व करोगे तब एक मूल निकल जाएगा, माइनस लेके सॉल्व करोगे तो दूसरा मूल निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो इस टाइप का एक प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में से किसी न किसी टाइम पे आएगा ही, या तो ऑब्जेक्टिव देगा या तो सब्जेक्टिव देगा, कभी कभी दोनों में आ जाता है। ठीक है, ये प्रश्न देख सकते हो कितना टाइम पर आया है, इसे बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। आपको इस टाइप से एक दे देगा समीकरण, बोलेगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं बताना है। द्विघात समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसका मैक्सिमम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण होता है। तो इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, देख सकते हो x इंटू का 2x + 3 बराबर में x² + 1। बस इस x को अंदर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस का 3x बराबर में x² प्लस का 1। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो इस x² को इधर ले जाओ, 1 को भी इधर ले जाओ, तो देख सकते हो दोनों माइनस में आ जाएगा, -x² हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा। अब देख लो 2 गो x² में अगर 1 गो x² चला गया तो सिर्फ x² बचेगा, और यहाँ पे 3x है, साथ साथ यहाँ पे माइनस का 1 है, बराबर में 0। तो देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है और कोई दिक्कत है नहीं, यानी कि देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ये जो है ये ax² + bx + c के फॉर्म का प्राप्त हुआ है समीकरण, यानी कि एक द्विघात समीकरण है। अगर किसी तरह से x² कट जाता, अगर x² नहीं आता या x³ आ जाता और x² भी उस टाइम पे रहता, तब भी वो द्विघात समीकरण नहीं होता, क्योंकि उस केस में वो त्रिघाती समीकरण हो जाता, क्योंकि उसका मैक्सिमम पावर 3 निकलता। ठीक है, तो जिसका मैक्सिमम पावर होता है और जितना मैक्सिमम पावर होता है वही उसका समीकरण होता है। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो त्रिघाती समीकरण होगा, अगर 2 है तो द्विघाती समीकरण होगा। ठीक है, तो याद रखना चीजों को। अब इस टाइप का एक प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखो दो संख्या ज्ञात करना है जिनका आपके पास योग 27 और गुणनफल आपको क्या दिया हुआ है, आपके पास 182 दिया हुआ है। ठीक है, तो समझना मेरी बात, दो संख्या है। ठीक है, तो देखो आप लोग ऐसे समझो, मान लो कि आपके पास एक संख्या x है। ठीक है, चीजें समझिए मेरे पास। ठीक है, और जिनका आपके पास देखा जाए तो योग कितना दिया हुआ है, तो आपके पास 27 दिया हुआ है। सपोज दैट ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था, ये वाला आप लोग ये वाला क्वेश्चन जो है ना मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, तो आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल में पढ़ा होगा, बाकी मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत अच्छे समझाया हुआ है। ठीक है, तो सपोज दैट एक संख्या x है जो कि यहाँ पे है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, जाहिर सी बात है 27 - x होगा। पूछो कैसे, देखो कोई भी दो संख्या है जिनका योग आपको दिया हुआ है 27, मान लो एक x और कोई दूसरा संख्या y है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। तो पहला संख्या तो x हम लोगों ने मान लिया हुआ है, अब दूसरा संख्या का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो x को तो उधर भेजना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा 27 - x हो जाएगा। तो मैंने y ना लिख कर क्या लिखा हुआ है, 27 - x लिखा हुआ है, यानी कि एक संख्या को हम लोग को x मानना है, दूसरा को 27 - x मानना है, और इनका गुणनफल आपको 182 दिया हुआ है, यानी कि जो पहला संख्या इसको गुना कर दो किससे, दूसरा संख्या से, यानी कि 27 - x से, जो कि कितना दिया हुआ है 182 दिया हुआ, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बस इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, x को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 27x - x² बराबर में 182। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बनेगा। बस इसका द्विघात सूत्र इसे या फिर किसी भी तरह से गुणनखंड विधि से आप लोग मूल निकाल लो, तो देखोगे एक निकलेगा 13 और एक निकलेगा 14। तो यानी कि ये जो दो संख्या निकला वो क्या निकला, 13 और 14 निकला। आप लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हो। देखो 13 और 14 को जोड़ के देखो 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही तो क्वेश्चन बोला था, दोनों संख्या को जोड़कर 27 आना चाहिए, आ भी रहा है। इनको गुना कर देखो आपके पास 182 आ जाएगा, तो आप लोगों ने सही बनाया है। इसी प्रकार से एक प्रश्न देख लो,
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखो दो क्रमागत यानी कि मान लो अगर एक x है तो दूसरा जाहिर सी बात है x+1 होगा। जैसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जैसे कि हो गया 1 हो गया 2 3 4 ये क्रमागत है। तो 1 से 2 में जाने के लिए आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, 2 से फिर 3 जाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग x मानोगे तो दूसरा प्राप्त करने के लिए आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि पहला संख्या x तो दूसरा संख्या x+1। तो इनके वर्गों का योग यानी कि x का वर्ग करो और दूसरा संख्या जो कि x+1 है इसका भी वर्ग करो। तो इसका जो आपके पास योग दिया हुआ कितना दिया हुआ है 365 दिया, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 365 का, जो कि आप लोग को यहीं पे वही चीज किया हुआ है यहाँ पे। अब अगेन यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर को पहले तोड़िएगा। ax² प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab जो होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म, इसमें तोड़िएगा। तो और तोड़ने के बाद आप लोग यहाँ से द्विघात एक समीकरण बनेगा, उस द्विघात समीकरण को आगे सॉल्व कीजिएगा, फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो फाइनली आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, क्या निकल कर आ जाएगा, एक निकलेगा -14 और एक निकलेगा 13। ठीक है, तो अब देखो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपके पास निकल कर आया है एक तो माइनस में निकल कर आया, एक प्लस में निकल कर आया। और चूंकि आपको एक धनात्मक संख्या लेने को बोला है, धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये -14 वाला तो होगा नहीं, इसीलिए सिर्फ +13 वाला लेंगे। तो और देखो हम लोगों ने पहला संख्या तो x माना था, दूसरा को x+1 माना था। तो पहला संख्या x का वैल्यू 13 यानी कि पहला संख्या 13 निकल गया। दूसरा संख्या क्या होगा 13 में एक जोड़ दो क्योंकि x+1 है तो 14 निकल गया। तो एक संख्या 13 निकल गया, एक संख्या 14 निकल गया। भरोसा नहीं तो इनके वर्गों का योग करके देखो 365 आएगा आपका। ठीक है, तो यही सही आंसर हो जाएगा 13-14। देख सकते हो 13-14 आंसर है। अब उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, सेम प्रश्न है। ठीक है, सेम प्रश्न, एक को x मानना है, दूसरा को 2x+2 मानना है। पूछो क्या कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक है। जैसे क्रमागत विषम पूर्णांक की बात करूं तो देख लो आपके पास 1 हो गया 3 हो गया, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो पहला अगर x है तो दूसरा x+2 होगा। अब बस इनका वर्गों का योग इनको वर्ग करके जोड़ दीजिएगा तो एक द्विघात समीकरण बनेगा। सॉल्व कर उसको आप लोग द्विघाती सूत्र से सॉल्व कर लो या नॉर्मल गुणनखंड विधि सॉल्व कर लो, तो फाइनली आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। एक नेगेटिव निकल कर आएगा, एक पॉजिटिव निकल कर आएगा। और चूंकि देख लो यहाँ पे धनात्मक लेने को बोला है, अगर ऋणात्मक बोलेगा तो नेगेटिव वाला लेना, धनात्मक बोलेगा तो धनात्मक वाला ले लेना। ठीक है, और धनात्मक लेके ये वाला लेना, ये वाला तो होगा नहीं, क्या ऋणात्मक नहीं बोला है क्वेश्चन में, धनात्मक बोला है। तो बस प्रूव करोगे तो 11 और एक 13 निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा इस टाइप का प्रश्न आता है, लेकिन 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है, का व्युत्क्रम 3 वर्ष पूर्व। सबसे पहले देखो रहमान की वर्तमान आयु को x मान लेते तो जाहिर सी बात है 3 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, x-3 हो जाएगा, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और 5 वर्ष पश्चात यानी कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, उसकी आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यानी 5 वर्ष पश्चात यानी कि अभी अगर x है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, x+5 हो जाएगा। वही चीज लिखा हुआ है कि पहले 3 वर्ष पूर्व x-3 और 5 वर्ष पश्चात x+5 हो जाएगा। इनका व्युत्क्रम यानी कि इनको बाय में लेना है, यानी कि 1/में में x+3 लेना है और 1/में में x+5 लेना है। ठीक है, और इनका योग कर देना जो कि कितना के बराबर आ जाएगा, 1/3 के बराबर आ जाएगा। वहीं पे ये चीज किया हुआ है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। देखो नीचे वाला तो सबसे पहले बात एलसीएम लोगे यानी गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा यानी कि x-3 और x+5 को गुणा करोगे, पहले x के साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x², फिर x 5 के साथ गुना हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, फिर ये -3x के साथ गुना होगा तो -3x आ जाएगा, फिर -3 5 के साथ गुना होगा तो -15 आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ, ये 1/3 के बराबर आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, इस टोटल को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल का जैसा का तैसे रह जाएगा, और इस 2x+2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x+6 आ जाएगा। आगे इस सबको इधर भेज दो तो एक द्विघात समीकरण यहाँ पे देख सकते हो बन जाएगा। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर दो गुणनखंड विधि वगैरह से, तो देखोगे कि आपके पास एक x का मान 7 निकल गया और x का मान -3 निकल गया। तो समझो चूंकि द्विघात समीकरण इसलिए 2 मूल निकलेगा, तो अब आपको कौन सा लेना है, तो देखो चूंकि यहाँ पे देख लो x का मान नेगेटिव आया हुआ है और ये आयु का क्वेश्चन है और आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए ये असंभव है, यहाँ पे असंभव लिखा हुआ है। इसीलिए जो वर्तमान आयु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब हम लोगों ने x को वर्तमान आयु माना था और ये x का ही तो वैल्यू निकला है ना। ठीक, अब चलो कुछ एपी के प्रश्न करते हैं। देखो यहाँ पे एक एपी दिया हुआ, इसका 10वां पद निकालना है। 10वां पद का मतलब क्या होता है, आपको A10 निकालना है और A10 का फॉर्मूला क्या होगा, A
देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले देख लो आपको ए का मान 2 होगा, जैसे सी बात है, पहला वाला 2 होता है, पहला वाला 2 है जो कि आपके पास ए होता है, पहला वाला 2 नहीं होता है, ठीक है। सार अंतर कैसे निकलेगा, देख सकते हो 7 और 2 के बीच का डिफरेंस जो है, यानी कि 7 माइनस 2 करोगे तो 5 निकल गया। और जो एन है 10वां पद, यानी कि पदों की संख्या कितनी दी गई है 10, ठीक है ना, तो इसलिए एन का वैल्यू 10 हो जाएगा। अब ए एन निकालना है आपको, यानी कि ए 10 निकालना है, बस एन का वैल्यू 10 निकाल रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देख लो यहाँ पे ए का वैल्यू जो है आपके पास 2, 2 रख दो, प्लस का 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 हो गया यहाँ पे, क्योंकि एन माइनस 1 है तो एन तो 10 और 10 माइनस 1 हो जाएगा। और डी का मान कितना आपके पास 5 है, सॉल्व करोगे तो 47 निकल गया, लो आपका 10वां पद 47 आ गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है, इसका कौन सा पद 78 है बताओ। तो 78 कौन सा पद है आपको बताना है, यानी कि आपको यहाँ पे एन पूछा है, यानी कि ये कितने नंबर का पद है 78 आपको बताना है। तो देखो आपको यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है, इसका ए आपको 3 दे दिया गया है, देख सकते हो। सार अंतर जो है वो 8 में 3 करने पर, यानी कि 8 माइनस 3 करने पर 5 आ जाएगा। आपको ए एन, ये जो 78 दिया हुआ है ये अंतिम पद दिया हुआ है, जो कि 78 दिया हुआ है, आपको एन पूछना है कि ये जो अंतिम पद कितने नंबर पर आएगा। तो बस यही एपी वाला ए एन वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो देख सकते हो ए एन का वैल्यू 78 है, ए का वैल्यू देख लो, ए को इधर भेज दिया गया पहले, ठीक है। तो ए इधर 3 में है, 3 है उसका वैल्यू, तो इधर जाके -3 हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे इसको इधर सॉल्व किया गया, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा है, देखो यहाँ पे है, ठीक है। 78 प्लस का ए जो कि 3 है, प्लस का n-1 इंटू का 5, अब n निकल जाएगा यहाँ से, देख लो। अब ये 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा 78 माइनस 3 बराबर में, ये देख लो आपके पास 5 अंदर आ जाएगा तो 5n हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो 80 माइनस का 5n आ जाएगा। अब इस 5 को इधर गुणा में भेज दोगे, क्योंकि इधर गुणा में इधर जाकर भागा में आ जाएगा, तो भागा में भेज दोगे तो देखोगे कि 80/5 हो जाएगा, 16वां पद निकल गया, यानी कि जो इस एपी में 16वें नंबर पर पद पर अगर देखोगे तो 78 रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। इस प्रकार से प्रश्न आता है। इस टाइप का प्रश्न में जो दिया होगा उसको आप लोग को ए एन मानना है और आपको एन निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। इस टाइप का प्रश्न आता है, यानी कि वह एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो समझो आपको एक एपी निकालना है जिसमें से जो आपके पास तीसरा जो पद है, यानी कि जो A3 है, वो जो है वो आपको 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लो A3 का मान 16 दिया हुआ है। अब A3 16 दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस का 2D होता है, सबको पता है। भरोसा नहीं तो देख लो, आपको AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस का n-1 इंटू का D ना होता है जी। अब यहाँ पे A3 निकालना है, यानी कि n का वैल्यू 3 रखना है, तो हो जाएगा A प्लस का यहाँ n का वैल्यू 3 रखना है, 3 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 2, और यहाँ पे D 2D, यानी कि A3 निकालना है तो A प्लस 2D करो, A5 निकालना है तो A प्लस का 4D करो, A99 निकालना है तो A प्लस 98D करो, यानी कि एक कम कर देना यहाँ पे बस, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे A प्लस का 2D बराबर में 16 दिया हुआ है। और जो 7वां पद है, यानी कि जो A7 है, वो आपका 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि जो A7 है बबुआ, वो आपका A5 5वें पद से, यानी A5 से 12 अधिक है। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, इसको सॉल्व करो। तो इस A5 को इधर भेज दो, तो आपका क्या बन जाएगा, A7 माइनस A5 बराबर में 12। अब A7 क्या होता है, A प्लस का 6D, एक कम। उसी प्रकार से A5 क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे माइनस है, तो ध्यान देना एक चीज यहाँ पे गौर से देखो, दोनों माइनस में क्यों आया, क्योंकि देख लो यहाँ पे माइनस था, ठीक है। चूंकि यहाँ पे A7 माइनस का A5 है ना, तो A7 का तो हो गया A प्लस का 6D। अब देखो ये माइनस अभी भी है, अभी हम माइनस ब्रैकेट यहाँ लगाना जरूरी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब A5 का क्या होता है, A प्लस का 4D हो जाएगा। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस करा देगा, और इस प्लस को भी माइनस करा देगा, इसलिए यहाँ पे माइनस है और -4D लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये 12 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो A कैंसिल हो गया, और देख सकते हो 6D में 4D गया तो 2D बचा, 2D इधर जाएगा तो 12 को 2 से काटोगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि D का मान आपका 6 निकल गया, सारा अंतर आपका निकल गया है 6। अब सारा अंतर और अगर A निकल जाए तो आप लोग आराम से AP निकाल सकते हो। तो अब A आराम से निकल जाएगा। चलो हम लोग इस समीकरण में, जो हम लोगों ने पहला वाला समीकरण माना था, इसमें हम लोग क्या करेंगे, D का मान पुट कर देंगे, जो कि 6 निकला है। तो पुट कर दोगे, तो जैसे इसको पुट करोगे तो देखोगे कि जो आपके पास A का मान निकल गया 4, A का मान 4 निकल गया, यानी जाहिर सी बात है AP 4 से शुरू होगा, और सार्वंतर 6 है, यानी कि इसका अगला पद कितना होगा, 4 में 6 जोड़ दो 10 होगा। फिर इसका अगला पद क्या होगा, फिर 10 में 6 जोड़ दो, क्योंकि सार्वंतर तो बदलता नहीं हर पद के बीच में, तो इसमें 6 जोड़ दो तो 16 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ दो तो 22 हो जाएगा। इस प्रकार से चलता चला जाएगा, लो आपका AP बन गया, ठीक है। तो AP निकालने वाला प्रश्न में आपको A निकालना है किसी तरह से, और D निकालना है, बस आपका AP निकल जाएगा।
लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि यदि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। सार अंतर निकालना है। कोई एपी दिया हुआ है जिसका जो 17वां पद है यानी कि जो A17 है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि A10 से 7 अधिक है। तो बस सेम प्रोसेस है। A17 यानी कि A प्लस का 16D बराबर में A10 यानी कि A प्लस का 9D प्लस का 7 हो जाएगा। तो बस वही चीज यहाँ पे क्या हुआ है देख लो, A17 बराबर में A10 प्लस का 7, A17 ये A10 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, -A10 बराबर में 7 हो जाएगा। A17 का तो मान हो गया A प्लस का 16D और ये माइनस का माइनस, और देख लो ये A10 का मान तो हो गया A प्लस का 9D बराबर में 7। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस है, फिर इसके लिए हो जाएगा -9D। अब इसको देख सकते हो A खल्लास, तो आपका सार अंतर यहाँ से निकल जाएगा। देख लो 16D में अगर 9D चला गया बबुआ तो बचा 7D। अब इधर हो गया 7D और ये बराबर में ऑलरेडी 7 है, 7 7 कट जाएगा यानी कि D का मान 1 निकल गया, सार अंतर 1 निकल गया बबुआ। बहुत इजी प्रश्न था, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं इन सभी क्वेश्चंस को यानी इसका जो ये जो PDF है इसको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, आप लोग वहां से जाके पूरा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चा पूरा साल पढ़ा है उसके लिए तो ये लॉलीपॉप होगा, क्योंकि वो चीज़ों को समझ पा रहा होगा। और जो बच्चा पूरा साल नहीं पढ़ा, सिर्फ इधर उधर किया हुआ है, उनको मैं समझाने का बहुत कोशिश किया हूँ, ठीक है, पर उसके बाद अगर समझ नहीं आता है तो समझ लो टाइम आपका हाथ से निकल चुका है। बाकी अब आपके पास समय नहीं है कि आप लोग प्रत्येक चैप्टर को पूरा मैथ पढ़ लो सो, ठीक है। तो ट्राई करो, नहीं करो तो रट लो। ये प्रश्न तो रट लेना, ये द्विघाती सूत्र से आपका मूल निकालने वाला एक प्रश्न रहेगा, कम से कम 5 नंबर तो आ जाएगा ना, 5 नंबर बराबर 1% होता है बबुआ, ठीक है। तो याद रखना। और बाकी AP वाला मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया और भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाबू, तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए जय भारत, ठीक है, मतलब जय हिंद जय भारत।